हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। इन लास्ट लेक्चर हमने जो रिवाइज किया था डेट वन इज अ बेसिक कंसेप्ट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस अलोंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सैलरी हेड, इनकम अंडर दैट सैलरी। इनकम अंडर दैट सैलरी में जो हमने सबसे पहले ही बात पढ़ रखी थी ऑलरेडी, वो जो बात पढ़ी थी वो क्या थी, यदि आप रिकलेक्ट कर पाओ कि जो भी हेड्स ऑफ इनकम दिए गए, ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, सभी 5 हेड्स ऑफ इनकम में दो बातें कॉमन है। वन इज अ कंडीशन एंड अदर वन इज अ कंप्यूटेशन। दो बातें दी गई, वन इज अ कंडीशन एंड अदर वन इज अ कंप्यूटेशन। कंडीशन मतलब क्या होता है, इट इज अ बेसिस ऑफ चार्ज। अनटिल अनलेस आप वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर देते, उस पर्टिकुलर हेड में आपकी इनकम का कंप्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। और कंप्यूटेशन मतलब इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी, ठीक है। तो वैसे यदि हम इनकम अंडर दैट सैलरी की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, 15 to 17। और यहाँ पर जिसके हाथ में इनकम टैक्स होने वाली है वो कौन है, एम्प्लॉय। क्या, इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। और बेसिकली दो बातें दी गई, वन इज अ कंडीशन अनदर वन इज अ कंप्यूटेशन। कंडीशन क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज। कहाँ दिया गया, सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 क्या बोलता है, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मास्टर और सर्वेंट बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर और पेई के बीच में मास्टर सर्वेंट का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड इफ दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट देन वॉट एवर कम फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय वेदर इन कैश और इन काइंड गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। क्लियर है, क्लियर है। जो हमने कंडीशन की बात की वो कंडीशन क्या थी, एकदम सिंपल है कि देयर शुड बी अ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मास्टर एंड सर्वेंट बिटवीन द पेयर एंड पेई। एंड इफ दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट देन whatever come from the employer, whatever come from the employer to the employee whether in cash or in kind going to be taxable in the hands of employee under the head salary. Is it clear? नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हमने सिंपली तीन टर्मिनोलॉजी देखी थी। वन इज अ DCS, दैट इज डी मतलब क्या, डायरेक्शन कंट्रोल एंड सुपरविजन। इफ पेयर एक्सरसाइजेज डायरेक्शन कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर एंड अबव द पेई, तो हम ये मान लेते हैं कि पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। इन एडिशन टू डैट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सर क्या इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ये दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये एग्जाम में आता है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, तो हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डेट वन इज ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, है ना। तो जो भी एजेंट दैट इज एम्प्लॉय को मिलेगा एम्प्लॉयर से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट वन इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड सैलरी। अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की यदि हम बात करें तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्रीलांसर बेसिस, ठीक है। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, यहाँ पे एजेंट नहीं है, वो हमारा क्लाइंट हमारा एजेंट नहीं है, ना हम उसके एजेंट है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे वर्क होता है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो भी आपका कंसिडरेशन होगा दैट वन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP, और सम टाइम इट में पॉसिबल अंडर द हेड IFRS, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क जो हमें करना है सैलरी हेड में, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 35 मार्क किया है सभी ने। ओके, नाउ अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ के अब हम सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं कि इनकम यदि सैलरी हेड में टैक्सेबल की जा रही है तो टैक्सेबिलिटी का जो क्राइटेरिया होगा वो टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया नॉट ऑन द बुक्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रादर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ड्यू एंड अक्रू। हम यहाँ पर अक्रू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अब सैलरी अक्रू कब होती है, तो अक्रू ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी डे होती है। जैसे जैसे आप सर्विस रेंडर करते जा रहे हो, वर्क परफॉर्म करते जा रहे हो, आपकी सैलरी अक्रू होते चल रही है। बट वो ड्यू कब होगी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज म्यूचुअली डिसाइड होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कि आपकी सैलरी कब ड्यू होने वाली है। इट मे पॉसिबल कि आपकी सैलरी लास्ट मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ में ड्यू हो, या फिर फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ड्यू हो, और सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया, वो टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। सैलरी इज गोइंग टू बी टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो इंपॉर्टेंट आपको समझनी थी
वो बात क्या है यहाँ पर कि वन इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इनकम ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होंगी एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि आपने ड्यू बेसिस पे भी टैक्सेबल कर दिया और सब्सिक्वेंटली आप उसे रिसिप्ट बेसिस पे भी टैक्सेबल करो, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? अब यदि बात समझ में आ गई है तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या? ऐसी सैलरी जो कि अक्रू हो गई, ड्यू हो गई, बट रिसिप्ट नहीं हुई। हो सकता है कि कंपनी डेट इज क्राइसिस से जा रही है और क्राइसिस के चक्कर में उन्होंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, तो आपकी जो सैलरी है, आपने वर्क तो परफॉर्म किया ना, आपकी सैलरी अक्रू हुई, ड्यू हुई, बट उसका रिसिप्ट नहीं हुआ, तो क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल? आंसर इज यस, ऑन ड्यू बेसिस। क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, तो ड्यू तो हो गया, तो ड्यू बेसिस पर हम इसे क्या कर देंगे? टैक्सेबल। अब सब्सिक्वेंट ईयर में जब भी रिसिप्ट होगा तो उस टाइम पर ये सैलरी टैक्स होगी क्या? नहीं। नाउ सेकंड वन इज एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी में क्या होता है? ना अक्रू हुआ है और ना ही ड्यू है, बट क्या रिसिप्ट हो चुका है? यस, और क्योंकि रिसिप्ट हो चुका है तो रिसिप्ट बेसिस पर हम इसे क्या करेंगे? टैक्स कर देंगे। अब सब्सिक्वेंट पीरियड में जब भी ये ड्यू होगी एक्चुअली, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये टैक्सेबल होगी क्या? नहीं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब एडवांस सैलरी की हम बात करते हैं या अरियर्स ऑफ सैलरी की बात करते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेबिलिटी रिसिप्ट बेसिस पे रखी हुई है, इसका मतलब आपके क्वाइट पॉसिबल कि आपकी टैक्स रेट जो है वो हायर स्लैब में चले जाए। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट इसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करती है? रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). क्लियर है? अच्छा, अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब क्या? ऐसी सैलरी जो अक्रू तो हो गई, वाई? बिकॉज हमने सर्विस तो रेंडर कर दी है, बट ड्यू नहीं हुई। और ड्यू क्यों नहीं हुई? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि हमारी सैलरी एक्चुअल, हमारी सैलरी का क्वांटम कितना था। ठीक है, इंक्रीज वाला जो क्वांटम था, दैट इज इंक्रीमेंटल क्वांटम, हमें पता नहीं था, इसलिए वो ड्यू नहीं हुआ और ना ही रिसिप्ट हुआ। अब जब वो सब्सिक्वेंटली जब भी रिसिप्ट होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसे क्या कर देंगे? टैक्स कर देंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसे क्या कर देंगे? टैक्स कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, मतलब एडवांस सैलरी एज वेल एज अरियर्स ऑफ सैलरी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, गोइंग टू बी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। ओके, और दोनों के लिए आपको क्या मिलेगा? रिलीफ अंडर सेक्शन 89, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आई? अच्छा, अभी यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो कुछ हमने एग्जांपल देखे थे। एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलेगी, दैट वन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस एंड नॉट अंडर द हेड सैलरी, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आईएफओएस में टैक्स होगा, नो डाउट, बट अलाउंसेस जो भी मिलेंगे वो सारे के सारे अलाउंसेस हम क्या कर देते हैं? एग्जाम्प्ट। एमपी एमएलए को जो भी अलाउंसेस मिलेंगे, दैट ऑल अलाउंसेस आर गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट। ठीक है, हाउएवर पीएम सीएम को यदि सैलरी मिलती तो दैट वन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। वेरी गुड। अब यदि मैं डायरेक्टर की बात करूं तो एम्प्लॉय डायरेक्टर है, देन कवर्ड अंडर सैलरी हेड, और नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो फिर कहां पर जाएगा? आईएफओएस। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं और डिटेल दे दूं, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, हमारा रिवीजन चल रहा है। तो यदि डायरेक्टर हमारा एम्प्लॉय डायरेक्टर है, एम्प्लॉय डायरेक्टर मतलब इट मे बी, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ले लूँ तो एमडी हो गया, WTD होल टाइम डायरेक्टर हो गया, यस, और वो एम्प्लॉय कैपेसिटी में एंगेजमेंट रखते हैं, तो उनको जो कंसिडरेशन मिल रहा है उसे हमें कहाँ टैक्स करना है? सैलरी, अंडर दैट सैलरी। अच्छा, जो एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है, रेमुनरेशन दे रहा है, उस रेमुनरेशन के ऊपर टीडीएस जो कटेगा, कैन वी से टीडीएस अंडर सेक्शन 192 में जाएगा, क्योंकि सैलरी वाला टीडीएस है। यस, बट यदि आपका डायरेक्टर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, यदि आपका डायरेक्टर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, देन दैट रेमुनरेशन इज गोइंग टू बी टैक्स अंडर द हेड आईएफओएस इन जनरल। ठीक है, आईएफओएस में। और इस केस में जो आपका टीडीएस होगा वो टीडीएस अंडर सेक्शन एनीबडी 194J। वेरी गुड बेटा, 194J में डिडक्ट हो जाएगा, और कोई भी यहाँ पर आपको मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, मतलब क्या? राइट फ्रॉम द ₹1 टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट जीएसटी में भी आया हुआ है, यदि आपको याद हो तो। याद आ रहा है कुछ? आई नो डेट अभी हम सैलरी रिवाइज कर रहे हैं, बट मैं डायरेक्टर से का डेट इज कंसेप्ट आया, तो इससे रिलेटेड जितनी बातें उतनी करना चाह रहा हूँ। तो पहला तो हमारा क्या हो गया कि डायरेक्टर यदि एम्प्लॉई कैपेसिटी में एंगेजमेंट रखता है तो जो रेमुनरेशन मिलेगा, डेट वन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, और उसके ऊपर टीडीएस जो डिडक्ट किया रहेगा एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 192। जबकि डायरेक्टर यदि नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, नॉमिनी हो गया, या फिर डेट इज रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर है, ठीक है,
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो कहाँ पर कवर होगा, रेम्यूनरेशन आईएफओएस में, और उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा डेट वन इज अंडर सेक्शन 194J। ये दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, दो बातों के साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ और भी बात कर ली। क्या जीएसटी से में भी इससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट आया, और जीएसटी का अमेंडमेंट क्या बोलता है, जीएसटी का अमेंडमेंट क्या बोलता है कि यदि डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है और उससे जो रेम्यूनरेशन मिला है उसका टीडीएस जो है वो 192 में डिडक्ट हुआ है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करने की बातें होगी क्या, नहीं होगी। इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस है डायरेक्टर के, उन सब में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा अंडर द आरसीएम। अब यदि मेरा डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है बट टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो 194J में हुआ है, तो बताओ क्या जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा? यस, ऑफ कोर्स यस। और क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा इसका मतलब आरसीएम में पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपको मैंने अमेंडमेंट्स में आपको ये बातें कवर करवाई थी। चलो, पार्टनर्स ऑफ द फर्म पीजीबीपी में कवर होगा। क्लियर है? पार्टनर्स को जो भी सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी। इज इट क्लियर? अच्छा चलो, अब टैक्सेबिलिटी की बात हो गई तो अब लास्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज अ कंप्यूटेशन चार्ट। ध्यान रखना, इनकम अंडर द हेड सैलरी में हमने दो बातें की, वन इज अ कंडीशन, अनदर वन इज अ कंप्यूटेशन। वन इज अ कंडीशन, अनदर वन इज अ कंप्यूटेशन। अब कंडीशन मतलब क्या, बेसिस ऑफ चार्ज, वो हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, देन वॉट एवर कम फ्रॉम द एम्प्लॉयर to the employee whether in cash or in kind going to be taxable under the head salary on the basis of due or receipt whichever is earlier। अब यहाँ पर हेड में आपकी एंट्री हो गई, टैक्सेबिलिटी हमने समझ ली। अब बात आती है कंप्यूटेशन कैसे होगा। तो कंप्यूटेशन कैसे होगा, तो हमने कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले पढ़ रखा था, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से क्या क्या मिल रहा है, व्हाट आर द एमोल्यूमेंट्स ही इज गेटिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ओके, तो सबसे पहले ड्यूरिंग द सर्विस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो उसे जो कैश सैलरी मिलती है। सर कैश सैलरी का मतलब क्या है, मतलब बेसिक सैलरी हो गया, बोनस हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, कमीशन हो गया, वेजेस हो गया, हम इन सब की बात करते हैं जो प्योरली कैश एलिमेंट है। तो बेसिक सैलरी हो गया, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, वेजेस, दिस ऑल आर गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल विदाउट एनी सेकंड थॉट। इसमें आपको सोचना भी नहीं है, स्ट्रेट अवे आप इसे क्या कर दीजिएगा, टैक्सेबल। क्लियर है? बात समझ में आई? अब इसके थोड़ा सा यदि हम और आगे बढ़े तो फिर इन एडिशन टू द कैश सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अलाउंसेस और परक्विसिट भी देता है इन ऑर्डर टू कीप, बोलो, इन ऑर्डर टू कीप देयर एम्प्लॉय टर्नओवर एज लो एज। याद आ रहा है कुछ? ओके, तो अब ये जो अलाउंसेस और परक्विसिट की हम बात करते थे, तो अलाउंसेस और परक्विसिट में आप मुझे बताइए हमने क्या पढ़ा था कि अलाउंसेस आर फिक्स मॉनिटरी सम गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय बिफोर द एक्सपेंडिचर incurred। ठीक है, irrespective of the quantum of actual expenditure। तो यहाँ पर अलाउंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या है, फिक्स मॉनिटरी सम। सर फिक्स मॉनिटरी सम का मतलब क्या है कि हमेशा फिक्स रहेगा, पहला पॉइंट तो ये आपका। दूसरा मॉनिटरी टर्म्स में, मतलब इन कैश, इन काइंड नहीं होगा, इन सर्विसेज नहीं होगा, ये आपको क्या होगा, हमेशा अमाउंट में मिलेगा। ओके, फिक्स मॉनिटरी सम गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिंग particular expenditure before the expenditure incur irrespective of the quantum of expenditure। अनलाइक अलाउंसेस, यदि मैं परक्विसिट की बात करूं तो परक्विसिट क्या होता था, परक्विसिट सर पर्क या बेनिफिट्स या फिर एमनिटीज इंक्लूडिंग रिइंबर्समेंट given by the employer to the employee, yes, on the basis of actual expenditure incurred। क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों में डिफरेंस ये था मेनली, अलाउंसेस फिक्स मॉनिटरी सम था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जबकि परक्विसिट जनरली बेनिफिट एमनिटीज परक्विसिट्स मतलब क्या, इन काइंड होते हैं, बट सम टाइम रिइंबर्समेंट आल्सो कवर इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, इवन दो रिइंबर्समेंट है बट ऑल्सो वो क्या है, परक्विसिट, बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अब अलाउंसेस की यदि मैं बात करूँ तो अलाउंसेस में जो हमें कैश मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अलाउंसेस में जो हमें कैश मिल रहा है, जो अमाउंट हमें मिल रहा है, वो तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन बता देगा। यस, तो हमें वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन बताएगा। हाउएवर उस अमाउंट में से कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा वो किसका रहेगा, सेक्शन 10 में कितना गवर्नमेंट ने इसे एग्जम्प्ट किया।
बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ठीक है, तो अलाउंसेस में क्या सीखना रहता है, हाउ मच अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट। तो जो एग्जाम्प्ट वाला यदि आपको पता है तो बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर एक अलाउंसेस को एग्जाम्प्ट करे, कुछ अलाउंसेस ऐसे भी जो फुल्ली टैक्सेबल है तो एग्जाम्पशन नील हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यदि मैं परक्विजिट की बात करूं तो परक्विजिट के केस में क्या होगा, परक्विजिट क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एमनिटीज मिल रही है, तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मॉनेटरी टर्म्स, मतलब आपको उस परक्विजिट की बेनिफिट की एमनिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या बना रखे, रूल्स। तो परक्विजिट के केस में मुझे क्या समझना पड़ता है, व्हाट इज द दैट इज वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर बेनिफिट एमनिटीज और परक्विजिट, उस पर्टिकुलर परक्विजिट की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल आपने वैल्यू निकाल ली, तो अब जो भी अमाउंट रिकवर किया है वो हमें क्वेश्चन बताएगा, वो माइनस कर दीजिएगा, बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ठीक है। अच्छा, ये सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट ये सारे वो इमोल्यूमेंट्स है जो कि आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिले हैं, बट ऑन और आफ्टर द रिटायरमेंट भी आपको कुछ मिलने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स को हम यहाँ पर क्यों कवर कर रहे हैं, बिकॉज हमारी सैलरी की डेफिनेशन बोलती है कि सैलरी इंक्लूड पेंशन, ग्रेजुएटी एटसेट्रा। आप समझ रहे हो ना, दैट इज द रीजन, इवन दो जब हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, बट ऑल्सो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपके कहाँ कवर होंगे, अंडर द हेड सैलरी। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यदि मैं बात करूं तो अगेन रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मॉनेटरी टर्म्स में मिलेंगे, दैट इज अमाउंट आपको जो मिलेगा वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन हमें बता देगा। तो यहाँ पर भी मुझे जो सीखना रहेगा वो क्या सीखना रहेगा, हाउ मच अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, और यदि आपको ये पता है कि कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट है तो बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो, सैलरी मतलब बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, वेजेस, ये जो है ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। सेकंड, अलाउंसेस मॉनेटरी टर्म्स होता है, हाउ मच इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट, ये हमें सीखना है, बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। परक्विजिट इन काइंड होता है, दैट इज बेनिफिट एमनिटीज होता है, यहाँ पे उस बेनिफिट की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है, अमाउंट रिकवर हमें क्वेश्चन बताएगा, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। रिटायरमेंट बेनिफिट भी हमें मॉनेटरी टर्म्स में मिलता है, तो कितना मिला वो क्वेश्चन बता देगा, हमें सीखना क्या है, एग्जाम्प्ट कितना है। ये जो येलो मार्क मैंने अभी आपको हाईलाइट किया है ना, ये तीन बातें हमें मेनली यहाँ पर सीखनी होती है सैलरी हेड में, बाकी सब कुछ बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब ये जब सारे के सारे इमोल्यूमेंट जो हमें मिले वो आप ऐड कर देंगे, तो अब क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, और उस ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी से अब हम क्या लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अब 16 में इन टोटलिटी कितने डिडक्शंस दिए गए, सर 16 में बेसिकली 3 डिडक्शन दिए गए, वन इज अ 16(1)(a) जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय वो हर किसी को मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 50,000 फ्लैट डिडक्शन। ठीक है, 50,000 मैक्सिमम। यदि आपकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है, देन यू कैन अवेल बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद 16(2) हमने पढ़ा था, 16(2) जो बोलता है दैट इज अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, this particular deduction is available only to the government employee, and third one is a 16(3) जो कि deduction in respect of professional tax on paid basis, ये तीन डिडक्शंस बेसिकली आपको मिलते हैं, अवेलेबल है। ठीक है, सैलरी हेड में। अब जब आप ये डिडक्शन अलाउ कर देंगे, देन फाइनली यू विल गेट नेट टैक्सेबल सैलरी, इज इट क्लियर, बात समझ में यहाँ तक। अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो नाउ वी आर कमिंग इनटू सर्टेन टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट द सैलरी। क्या, एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट द सैलरी, दोनों में डिफरेंस क्या है। एडवांस सैलरी इज नथिंग बट द सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑन रिसिप्ट बेसिस, वाई, बिकॉज ये हमारी इनकम है। जबकि एडवांस अगेंस्ट द सैलरी की बात करें तो इट्स काइंड ऑफ लोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, जो हमें सब्सिक्वेंट पीरियड में रीपेमेंट करना है, रीपे करना है, जो सब्सिक्वेंट पीरियड में हमें जो क्या करना है, रीपे करना है। और क्योंकि मुझे रीपे करना है तो ये मेरी इनकम है क्या, नहीं है, तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी नॉट एट ऑल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, तो उसके हाथ में कोई इसकी टैक्सेबिलिटी, टैक्स इम्प्लीकेशन आएगा क्या, नहीं। हाँ, बट यदि एडवांस अगेंस्ट द सैलरी मतलब जो लोन दिया जा रहा है वो टैक्स फ्री, सॉरी नॉट टैक्स फ्री, इंटरेस्ट फ्री दिया गया है या फिर कंसेशनल इंटरेस्ट पे दिया गया है, तो जो बेनिफिट आपको दिया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट वन इज ट्रीटेड एज परक्विजिट एंड लायबल टू टैक्स। क्लियर है।
पहला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. फॉरगोइंग एंड सरेंडर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरगोइंग एंड सरेंडर? तो फॉरगोइंग में हम क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन, इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ सैलरी, देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल. आपने अपनी सैलरी को फॉरगो कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स एम्प्लॉय बिकॉज ऑलरेडी आप इसे कमा चुके हो और कमाने के बाद आपने इसे अप्लाई किया. जबकि सरेंडर ऑफ सैलरी में क्या है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ इनकम, बट गवर्नमेंट ने कहा इफ यू आर सरेंडरिंग योर सैलरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, क्योंकि आपने 100% सैलरी तो हमें दे दिया, अब हम आपसे टैक्स क्या डिमांड करें. तो इस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी आएगी क्या? नहीं आएगी. तो सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी गोइंग टू बी टैक्सेबल बिकॉज इट्स एप्लीकेशन ऑफ मनी, जबकि सरेंडर ऑफ सैलरी इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ मनी बट यू आर सरेंडरिंग it to the central government under the voluntary surrender of the Salaries Act 1961, therefore it's not going to be taxable. नेक्स्ट पॉइंट इज अ टैक्स फ्री सैलरी. वैसे टैक्स फ्री सैलरी को आगे हम कवर करते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ. दैट इज टैक्स फ्री सैलरी मतलब क्या, जो आपकी सैलरी का टैक्स है, दैट टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय. सर क्या ये टैक्सेबल होगा? ऑफकोर्स ये टैक्सेबल होगा एज अ मॉनिटरी परक्विजिट, ठीक है. और इसकी बातें हमने एक बड़ा सा चार्ट बना के की कि नॉन मॉनिटरी परक्विजिट के ऊपर यदि टैक्स पे किया तो क्या होगा, मॉनिटरी परक्विजिट के ऊपर टैक्स पे किया तो क्या होगा, नॉर्मल सैलरी के ऊपर टैक्स पे किया तो क्या होगा. तो वो सारा आगे ऑलरेडी कवर हो जाता है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. एम्प्लॉयमेंट कैन बी फुल टाइम, इट कैन बी पार्ट टाइम, एम्प्लॉयर कैन बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको मार्क नहीं करना. हाँ जी, कंसेप्ट ऑफ ड्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ड्यू. आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नीचे एक लाइन लिखी होंगी कि आपकी जो सैलरी है डेट वन इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो उस लाइन से पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कंसेप्ट ऑफ ड्यू होता क्या है. तो कंसेप्ट ऑफ ड्यू इज नथिंग बट द कि आपकी सैलरी ड्यू कब होने वाली है. और ये हमें कैसा पता चलेगा? फ्रॉम द एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के बीच में जो म्यूचुअली डिसाइड हुआ है कि आपकी सैलरी ड्यू कब होगी, उस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. अच्छा, ये हमें इन जनरल क्वेश्चन बताता है, और क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं लिखा तो आप हमेशा ये मान के चलना जिस मंथ की सैलरी उसी मंथ में ड्यू हो गई, ठीक है. तो जनरली जो दो दैट इज कंसेप्ट ऑफ ड्यू नॉर्मली चलते हैं वो कौन कौन से हैं? वन इज द सैलरी ड्यू ऑन द एंड एज ऑन द एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड सेकेंड वन इज फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो यदि एंड ऑफ द ईच मंथ यदि ड्यू की बात करें तो आपकी सैलरी टैक्सेबिलिटी कब होगी? अप्रैल की सैलरी अप्रैल में, मई की मई में, मार्च की मार्च में, मतलब अप्रैल से मार्च का आपका कैलकुलेशन होगा. जबकि इफ सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो उस केस में आपकी अप्रैल की सैलरी मई में, मई की मार्च दैट इज जून में, जून की जुलाई में, फेब की मार्च में, मार्च की अप्रैल में. इसका मतलब जो है कि मार्च की सैलरी तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले गई. तो यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कैसे आएगी? मार्च टू फेब. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, क्योंकि एग्जाम में ये आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यदि क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट किया है तो, ठीक है. ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. कंसेप्ट ऑफ ड्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ध्यान रखिएगा कि आपकी सैलरी ड्यू कब हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और ये भी ध्यान रखिएगा यदि क्वेश्चन साइलेंट है कि ड्यू कब हुआ है तो हमेशा क्या मानना है? एट द एंड ऑफ द ईच मंथ ड्यू हो चुका. सर क्या अजम्पशन लिखना पड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड. यदि कुछ नहीं दिया है तो अजम्पशन लिखने की भी जरूरत नहीं है. ये एक कंसेप्ट हो गया. दूसरा कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ पे स्केल. अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सम टाइम अगेन आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज पे स्केल. क्या होगा? क्वेश्चन में आपको पे स्केल दे दिया जाएगा और अब आपको सैलरी डिटरमाइन करनी पड़ेगी बाय यूजिंग योर नॉलेज, बाय यूजिंग योर कंसेप्ट ऑफ पे स्केल. कंसेप्ट ऑफ पे स्केल में बेसिकली क्या होता है? जो इंटरमीडिएट अमाउंट होते हैं दैट वन इज द एनुअल इंक्रीमेंट. ओके, इनिशियल सैलरी आपको दी जाती है और मैक्सिमम सैलरी सबसे लास्ट में होती है. तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखें तो 34,000 इज द मैक्सिमम सैलरी, 1,000 इज अ इंक्रीमेंट एज वेल एज 3,000 इज ऑल्सो अ इंक्रीमेंट, ठीक है. जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय का एंगेजमेंट 22,000 पर ही हो, ये मैंने आपको पहले भी समझाया. सपोज जब इंगेजमेंट हो रहा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात चल रही थी, तो एम्प्लॉय ने कहा कि ऑलरेडी हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हम बेयर मिनिमम 24,000 लेंगे. तो आपका इंगेजमेंट ही कितने पर हुआ है?
24,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,000 से इंक्रीमेंट करके 25,000। नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 28। उसके बाद फिर कितनी हो जाएगी, 31, फिर कितनी होगी, 34, और उसके बाद आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आपको समझना है। क्वेश्चन बोलेगा 24,000 के टर्म पे हमने फर्स्ट टाइम इंगेजमेंट किया है, तो आपको वहीं से फिर इंक्रीमेंट लेते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, ये जो एनुअल इंक्रीमेंट हम बोलते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट कहाँ से काउंट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर की यहाँ पे बात नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम वो इंक्रीमेंट को क्या करते हैं बेटा, काउंट करते हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आई यहाँ तक। अब यदि आपको समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 बार स्टार मार्क करो, 5 बार इंपॉर्टेंट लिखो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, आप कंसेप्ट समझ लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही एग्जाम में बन जाएगा। सो व्हाट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ सैलरी। देखो, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे ऐसे अमाउंट्स देता है जिसे हम सैलरी नहीं बोल सकते, डायरेक्टली हम उसे सैलरी नहीं बोल सकते, तो गवर्नमेंट बोलती है आप उसे सैलरी मत बोलो, आप उसे क्या बोलो, प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ सैलरी, दैट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। क्या बोलो आप उसे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, and that one is well within the that is taxable under the head salary, clear है। देखो क्या लिखा है, it is not appropriate to term certain payments made by the employer to the employee as a salary as per section 17(3). such payments can be alternatively called as a profit in lieu of salary, मतलब क्या, profit in place of salary। अच्छा, एग्जाम्पल, ये बेसिकली एग्जाम्पल करके मैंने लिखा है, बट ये बेसिकली सेक्शन 17(3) का पार्ट है। किसका पार्ट है, 17(3). तो आपको एग्जाम्पल, एग्जाम में एग्जाम्पल बोल के नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली लिखना है। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ रिट्रेचमेंट कंपनसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेजुएटी पेंशन प्रोविडेंट फंड, अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अमाउंट रिसीव्ड बिफोर टेकिंग अप employment or after termination of the employment, any other payment notified for this purpose। this is the complete answer। बेटा ये एग्जाम पर्पस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में आता है। क्लियर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है, बट ट्रबल करता है यदि आपने पहले से पढ़ा नहीं है तो। प्रॉफिट इन ल्यू, इन ल्यू मतलब क्या, इन प्लेस, प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ सैलरी, कुछ ऐसे अमाउंट्स हमें मिलते हैं एम्प्लॉयर से जिसे हम सैलरी डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो अल्टरनेटिवली हमने उसे क्या बोल रखा है, प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इज इट क्लियर, बात समझ में आई यहाँ तक, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर क्या क्या आपको कोट करना है, पहला रिट्रेचमेंट कंपनसेशन टैक्सेबल अमाउंट अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसके बाद ग्रेजुएटी पेंशन प्रोविडेंट फंड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अदर नोटिफाइड सम, ऐसा करके आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक, चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं बात डिडक्शंस की, इसके पहले हम डिडक्शन है अपने नोट्स में जाइए, फटाफट नोट्स भी कवर अप कर लेते हैं। पेज नंबर 35 में जो इंपॉर्टेंट था वो मैं मार्क करवा चुका हूँ, अब और कुछ भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली आगे आते जाइए, आगे आते जाइए। 36 हमने सभी कुछ कवर कर लिया। हाँ, 37 में आप स्टार मार्क कर लीजिए। सर क्यों स्टार मार्क करवा रहे हैं, इसको मैंने आपको कवर करवाया रेसिडेंशियल स्टेटस में। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि सैलरी ड्यू कहाँ होती है, रादर ड्यू नहीं, अक्रू कहाँ होगी, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जहाँ आपने सर्विस रेंडर की है वहाँ पर आपकी सैलरी क्या हो जाती है, अक्रू हो जाती है, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया इफ सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, बराबर है ना। तो यदि आपने इंडिया में सर्विस रेंडर की है तो सैलरी आपकी इंडिया में ही अक्रू होगी, भले एम्प्लॉयर आउटसाइड इंडिया का हो। हाँ, इसका एक्सेप्शन हमने गवर्नमेंट वाला देखा, तो वही बातें यहाँ पर एनालिसिस करके दी हुई है, तो ये ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया। अच्छा, अरियर्स ऑफ सैलरी के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो उसके टैक्सेबिलिटी के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँ। अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब क्या, कि आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द सर्टेन डिस्प्यूट, आपकी सैलरी दैट इज सैलरी का जो इंक्रीमेंट था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, जजमेंट आया, जजमेंट के चलते आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज हुई, पॉइंट नंबर 1। या फिर एग्जांपल कैन बी लाइक दिस कि गवर्नमेंट ने 6th पे कमीशन 7th पे कमीशन जैसे अभी आ रहा है और उसमें आपके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सैलरी इंक्रीज की, तो जो सैलरी इंक्रीज करेगी दैट वन इज कंसिडर्ड एज अरियर्स ऑफ सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो जब भी आपको सैलरी
अरियर्स ऑफ सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? अरियर्स ऑफ सैलरी। ऑलवेज रिमेंबर अरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। सेकंड, इसके लिए आपको रिलीफ मिलता है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) अवेलेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 89 का रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना। तो हमने इससे स्टेप्स वाइज देखे थे, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, चलो फटाफट बता दो। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टैक्स ऑन, बोलो, टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ करेंट ईयर। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ करेंट ईयर। पॉइंट नंबर 3, 1 - 2। ये आपके पहले 3 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा बोलता है पॉइंट नंबर 4, टैक्स ऑन, बोलो, टोटल इनकम प्लस अरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। जो भी ईयर होगा रिस्पेक्टिव उस वो ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? दैट इज टैक्स ऑन टोटल इनकम excluding arrears of salary of respective year. Point number 6, 4 - 5. And now finally you will get point number 7, that is the amount of relief under section 89(1) is equal to point number 3 minus point number 6. दिस इज द इंटायर कंसेप्ट। जो इसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बट आता है, इसलिए आपको देख के जाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बातें मैं आपको बता दूँ। अरियर्स ऑफ सैलरी के जो कंसेप्ट होते हैं, इसमें जो रिस्पेक्टिव ईयर की रेट है वो आपको हमेशा क्वेश्चन में दी जाती है, बट उसमें आप बस इतना ध्यान रखना कि वो रेट जो दी जा रही है उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस या एजुकेशन सेस जो दिया है वो कितना दिया है। क्योंकि अर्लियर ईयर्स में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं था, पहले एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस हुआ करता था 3%, उसके पहले से हार्डली 2% होता था, है ना। तो क्वेश्चन आप स्पेसिफिकली देखें उसके बाद ही सॉल्व करें, अदरवाइज गलती होने के चांसेस है। ठीक है। रिस्पेक्टिव ईयर में मैं स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी तो आई नो डेट आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिव ईयर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और बात करूँ आपसे, यदि करंट ईयर की टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, क्या पूछा, व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ करंट ईयर इन दिस सिनारियो, तो आप ज़्यादा कुछ मत करना, आप सिंपली जो पॉइंट नंबर 1 में आपने कैलकुलेट किया है उसमें से आप लेस कर देना पॉइंट नंबर 7 को। तो अब जो आपकी आएगा डेट वन इज योर टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स लाइबिलिटी। मतलब जो आपने टोटल टैक्स कैलकुलेट किया उसमें से आप रिलीफ माइनस कर दीजिएगा तो आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये कंप्लीटली समझ में आता है क्या आपको? क्लियर है बात समझ में यहाँ तक? तो दिस इज ओवरऑल क्राइटेरिया अरियर्स ऑफ सैलरी का, ये ध्यान रखना। ठीक है, करंट ईयर की लाइबिलिटी अलग से सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स में ही कवर अप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस, इंक्लूडिंग रिलीफ, इंक्लूडिंग रिबेट, एवरीथिंग सब मिला के कैलकुलेट हो रहा है 1, 2 और 4, 5 में। ठीक है, चलिए। डेफिनेशन ऑफ सैलरी जो है नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आज तक एग्जाम में आई नहीं है और आएगी बिना तो वन टाइम रीड वाली है। तो ये सैलरी इंक्लूड वेजेस, पेंशन, ग्रेजुएटी, फीस, कमीशन, परक्यूशन, एडवांस ऑफ सैलरी एंड सो ऑन, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। बट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ये बहुत बार आया है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, मैंने आपको इससे बता दिया है, इंपॉर्टेंट मार्क भी करवा दिया। तो यहाँ पर मैं मार्क नहीं करवा रहा क्योंकि आपकी बुक में कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसे मैंने मार्क भी करवा दिया है। क्लियर है? ओके, नाउ वी आर कमिंग इनटू डिडक्शन पार्ट। अब हम कौन से पार्ट में आ रहे हैं? डिडक्शन पार्ट। ऑल ऑफ यू आर अवेयर सैलरी हेड में टोटल कितने डिडक्शंस दिए गए? 3 डिडक्शंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक डिडक्शन लिखा है क्योंकि जनरल डिडक्शन मतलब क्या, जो चैप्टर 6A में दिए गए। हेड वाइज जो डिडक्शन दिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली स्पेसिफिक डिडक्शन। स्पेसिफिक डिडक्शन अवेलेबल ओनली फ्रॉम द पर्टिकुलर हेड इनकम। क्लियर है? वेरी गुड। अब यदि मैं डिडक्शन सैलरी हेड की बात करूं तो टोटल 3 डिडक्शन 16(1)(a), 16(2) एंड 16(3). 16(1)(a) की यदि हम बात करें तो इट्स नथिंग बट द स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16(2) इज अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड 16(3) इज नथिंग बट द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल टैक्स पेड।
अब यदि मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉय, पॉइंट नंबर 1, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000, मतलब ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ 50,000 विच एवर इज लेस। क्लियर है? अच्छा, एक बात और मैं आपके साथ कर सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। यदि आपने 115 BAC की स्कीम ऑप्ट की है, ये क्या है? एनीबडी, किसी को याद आ रहा हो तो? जो नई ऑप्शनल टैक्स स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, यदि आपने 115 BAC की स्कीम ऑप्ट की है तो आपको 16(1)(a) का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। याद आ रहा है क्या कुछ? क्लियर है? तो ये क्लिक होना चाहिए। तो यदि क्वेश्चन बोलेगा, यदि क्वेश्चन बोलता है कि 115 BAC के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करो, तो आप बोलना 16(1)(a) इज नॉट अवेलेबल टू असेसी। ठीक है, बात समझ में आई क्या यहाँ तक? क्लियर है? चलो 16(2) में आते हैं। अब हम 16(2) क्या बोलता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट entertainment allowances can be received by government as well as non-government employee. Also, it's going to be taxable in the hands of all employee. However, deduction is available only to the government employee. ये बात ध्यान रखना, entertainment allowances सारे employee को मिलता है, सबके हाथ में taxable भी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका सब्सिक्वेंटली डिडक्शन मिल जाता है। तो पहले तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सबके हाथ में टैक्स करना ही है, सबके हाथ में क्या करना है? टैक्स करना है। उसके बाद फिर डिडक्शन की बात होगी। ठीक है? अच्छा सर, डिडक्शन कितना मिलेगा? तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउड एज डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव 20% ऑफ द बेसिक सैलरी और मैक्सिमम ₹5,000। क्या क्या कहा? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड 20% ऑफ द बेसिक सैलरी और मैक्सिमम ₹5,000 विच एवर इज लेस अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? अब यदि आपको समझ में आ गया तो लास्ट पोर्शन जो यहाँ पे आता है डेट इज 16(3). अगेन इंपॉर्टेंट, 16(3) क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेड बेसिस पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, डिडक्शन हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा, बट सिर्फ किस बेसिस पे मिलेगा? पेड बेसिस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क क्या होता है कि पेड किसने किया? एम्प्लॉयर ने पेड किया या एम्प्लॉय ने? यदि एम्प्लॉय ने खुद ने अपने पॉकेट से पेड किया तब तो आपको सिर्फ डिडक्शन अलाउ करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में पे किया तो फर्स्ट यू नीड टू ऐड इट एज अ मॉनिटरी परक्विसिट, देन यू नीड टू अलाउड इट एज अ डिडक्शन। ध्यान रखना, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में प्रोफेशनल टैक्स पेड किया है तो पहले तो ये एज अ मॉनिटरी परक्विसिट आपको ऐड करना पड़ेगा सैलरी में, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में, एंड देन यू नीड टू अलाउड इट। सर एम्प्लॉयर ने पे किया तो फिर हम क्यों अलाउ कर रहे हैं? नहीं, अलाउ तो करना पड़ेगा बिकॉज हमने पेड किया प्रोफेशनल टैक्स, बट पहले ऐड करो बाद में इसको अलाउ करो। जबकि एम्प्लॉय ने पेड किया है तो सिंपली आपको सिर्फ डिडक्शन देना है, ऐड वैड करने की जरूरत है क्या? नहीं। ये ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है? अब यदि आपको ये बातें ध्यान रहेगी तो नेक्स्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड मैंने आपको ना कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, याद हो तो? ठीक है, वो एग्जांपल्स आप जरूर देख ले हुए ताकि आपसे गलती ना हो। एग्जाम में जब भी प्रोफेशनल टैक्स की बातें बोली जा रही हो तो आप पहले ये चेक कर लेना प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय है या पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर कुछ नहीं बोला तो क्या समझना? पेड बाय द एम्प्लॉय समझना। यदि एम्प्लॉयर पेड कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ में तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपको बताएगा। क्लियर है? अच्छा सर, यदि हम अब पीजीबीपी की बात करें तो पीजीबीपी में भी प्रोफेशनल टैक्स पेड P&L में डेबिट किया हुआ रहता है, याद है ऐसा कुछ? प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन डेबिटेड टू द P&L। तो क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, बट ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस बिकॉज ऑफ सेक्शन, एनीबडी कोई बताएगा? वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। सेक्शन 43B, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसका डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलता है। याद आ रहा है कुछ? तो वही सेक्शन 43B के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या कर देंगे? अलाउ करेंगे, सब्जेक्ट टू एक्चुअली पेड किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे डिडक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। नाउ वी आर कमिंग इनटू अलाउंसेस। अब हम जो पार्ट में आ रहे हैं वो कौन सा पार्ट है बेटा? अलाउंसेस। इससे पहले अलाउंसेस में अपने नोट से एक बार देख लेते हैं। देखो नोट्स में 16(1)(a), 16(2), 16(3) दिया हुआ है पेज नंबर 39 में।
बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हैंड रिटन में सब कुछ कवर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके, अब वैसे इसमें तो रिटायरमेंट दिया है, बट पहले मैं आपको अलाउंसेस, जैसा हमने क्लास में पढ़ा हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब क्या? सबसे पहला मुद्दा तो ये आता है कि व्हाट डू मीन बाय द अलाउंसेस? द अलाउंसेस आर फिक्स मॉनिटरी सम। क्या? अलाउंसेस आर फिक्स मॉनिटरी सम गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ द एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, अब अलाउंसेस के टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलाउंसेस को टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट। वन इज अ फुल्ली एग्जम्प्ट, अनदर वन इज अ फुल्ली टैक्सेबल, और बीच वाला पार्ट जो है वो कौन सा है? पार्टली एग्जम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? हमारे लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि पार्टली एग्जम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है? फुल्ली एग्जम्प्ट। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे क्या है बेटा? फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली एग्जम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली पार्टली। ठीक है, अब यदि मैं फुल्ली एग्जम्प्ट की बात करूं, यदि मैं फुल्ली एग्जम्प्ट की बात करूं तो अब मुझे बताओ फुल्ली एग्जम्प्ट के केस में कौन कौन सा अलाउंसेस है? सर सबसे पहला तो अलाउंसेस और परक्विजिट पेड बाय द गवर्नमेंट टू द इंडियन सिटीजन हु इज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अंडर सेक्शन 10(7) हमने लिख रखा था कि फॉरेन अलाउंसेस गिवन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर टू द इंडियन सिटीजन हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। क्लियर है? सेकेंड क्या हो जाएगा? अलाउंसेस गिवन टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अलाउंसेस गिवन टू द एमपी एमएलए, अलाउंसेस गिवन टू द चेयरमैन और रिटायर्ड पर्सन ऑफ द यूपीएससी, अलाउंसेस गिवन बाय द यूएनओ। टोटल 5 केसेस थे जिसमें हमने एग्जम्प्ट कर रखा था। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लिक होगा। अलाउंसेस, पहला अलाउंसेस हमने क्या बोला? अलाउंसेस और परक्विजिट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द इंडियन सिटीजन हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। साथ साथ में मेरे बोलते चला करो ताकि क्लास में ही हमें कलेक्ट हो जाए, याद हो जाए, लर्न हो जाए। ठीक है, सेकंड क्या है? अलाउंसेस गिवन टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसको हमने नाम भी देखा रखा था, दैट इज अ कंपनसेटरी अलाउंसेस भी इसको हम बोलते हैं। यस, वेरी गुड, समचरी अलाउंसेस और कंपनसेटरी अलाउंसेस। थर्ड जो हमने बोला था अलाउंसेस गिवन टू चेयरमैन और रिटायर्ड पर्सन ऑफ यूपीएससी, अलाउंसेस गिवन टू द एमपी एमएलए, अलाउंसेस गिवन बाय द यूएनओ। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? अब यदि आपको बात समझ में आई तो ये सारे के सारी कौन सी कैटेगरी है? फुल्ली एग्जम्प्ट, 100% एग्जम्प्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखना है। वापस से एक बात मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोल दूँ कि सैलरी गिवन बाय द गवर्नमेंट, सैलरी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द इंडियन सिटीजन हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, फॉर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, is going to be taxable in the hands of employee because deemed to be accrue or arise in India। गवर्नमेंट ने जो एग्जम्प्ट किया है that one is only allowances and perquisite and not salary। तो जो सैलरी है वो तो टैक्सेबल होनी ही है। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? कोई गड़बड़ नहीं है ना इसमें? ये ध्यान रखना है, इसमें गलती होती है। इसका हमने कल एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, याद हो तो, रेसिडेंशियल स्टेटस में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्टली पार्टली। तो पार्टली पार्टली में हमने 2 पार्ट करके रखा था। पहला एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, अनदर वन इज द स्पेसिफाइड अलाउंसेस। ठीक है, स्पेसिफाइड अलाउंसेस कहाँ दिए गए? सेक्शन 10(14) में दिए गए। कहाँ पे दिए गए? 10(14) में। अब यदि मैं स्पेसिफाइड अलाउंसेस की बात करूँ तो अगेन हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज द ऑफिशियल, अनदर वन इज द पर्सनल। ऑफिशियल अलाउंसेस ऐसे अलाउंसेस है जिससे एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर ऑफिशियल बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिस एग्जाम किया जा रहा था, जबकि पर्सनल अलाउंसेस वो अलाउंसेस थे जिसमें लिमिट बेस्ड, मतलब क्या लिमिट गवर्नमेंट ने दे रखी थी और लिमिट विद इन द लिमिट एग्जाम थे। ठीक है, अब यदि मैं ऑफिशियल अलाउंसेस की बात करूं तो आपको याद हो तो मुझे बताओ, ऑफिशियल अलाउंसेस में हमें कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा? अलाउंसेस एक्चुअली रिसीव्ड लेस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(14)(1), बराबर है ना? और 10(14)(1) हमारा क्या बोलता था? अलाउंसेस रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस विच एवर इज लेस। बचा हुआ बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है?
अब यहाँ पर कौन कौन से कवर होते थे, तो हमने पढ़ा था हाउ आर यू टेक केयर डियर। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई थी, इंपॉर्टेंट इज द नेचर ऑफ द अलाउंसेस एंड नॉट नॉमेनक्लेचर। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, नेचर। क्लियर है ना। कौन कौन से अलाउंसेस, हाउ आर यू टेक केयर डियर मतलब एच फॉर हेल्पर अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस ऑल्सो नोन एज ट्रेनी अलाउंसेस, इट कैन बी सेक्रेटरी अलाउंसेस बट ऑफिशियल पर्पस। सर्वेंट अलाउंसेस बोला तो पर्सनल पर्पस हो गया, फुल्ली टैक्सेबल है। हेल्पर अलाउंसेस फॉर ऑफिशियल, ठीक है। और सेकंड क्या था, R&D या फिर एकेडमिक अलाउंसेस। थर्ड वन इज अ यूनिफॉर्म अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस मतलब क्या, फॉर द पर्पस ऑफ परचेस एंड मेंटेन यूनिफॉर्म। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड ड्रेस अलाउंसेस। यदि ड्रेस अलाउंसेस बोला तो फुल्ली टैक्सेबल है, हाँ यदि यूनिफॉर्म को ड्रेस कोड बोलते हैं तो फिर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ट्रेवलिंग अलाउंसेस, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन ऑफिशियल टूर और ऑन ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपका ट्रांसफर हो रहा है तो उस समय आपको जो अलाउंसेस दिए गए। नेक्स्ट वन इज द कन्वेंस अलाउंसेस, ऑफिस से वर्क प्लेस एंड वर्क प्लेस टू ऑफिस। एंड लास्ट वन इज द डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग ड्यूरिंग द ऑफिशियल सर्विस, ड्यूरिंग द ऑफिशियल टूर। इज इट क्लियर, बात समझ में आई यहाँ तक। तो यहाँ पे ये आपके 6 अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड एग्जम्प्ट होते हैं, ठीक है। बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अब यदि मैं लिमिट बेस्ड वाली बात करूं तो लिमिट वाले में क्या होता था सर, लिमिट वाले में हमने पढ़ा था अलाउंसेस एक्चुअली रिसीव्ड लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1014(2) एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट विच एवर इज लेस। बट ध्यान रहे चिल्ड्रन और हॉस्टल के केस में 1 to 1 चेक कर लेना, बाकी केस में आप जैसा भी चेक करना चाहो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल अलाउंसेस में 1 to 1 आपको लिमिट चेक करनी है, अदरवाइज गलती हो सकती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे जो क्वेश्चंस करवाए थे, एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखना है ताकि आपको ये ध्यान आ जाए कि गलती कहाँ पे हो सकती है जो हमें नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड, हाउएवर दैट चाइल्ड इंक्लूड स्टेप चाइल्ड एज वेल एज अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड कैसा होना चाहिए, लीगली अडॉप्टेड। हॉस्टल एक्सपेंसेस अलाउंसेस में क्या हो जाएगा, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड। क्लियर है। थर्ड हमने देखा था ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मतलब ऑफिस से घर एंड घर से ऑफिस, बट इट इज अवेलेबल ओनली टू द ब्लाइंड एंड हैंडीकैप। मतलब नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो यदि नॉर्मल एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया गया है तो डेट वन इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट वन इज आउट स्टेशन अलाउंसेस टू द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्टर कंपनी, कितना 70% ऑफ द अलाउंसेस रिसीव्ड और 10,000 रुपीज पर मंथ विच एवर इज लेस, ओके। Next one is the underground allowances, that is 800 rupees per month. Tribal area allowances 200 rupees per month. Hilly area allowances 300 to 7,000 per month. क्लियर है। तो ये सारे आपको ध्यान है। अब यदि ये सब ध्यान है तो इसके बाद सिर्फ एचआरए बच जाता है। बट इससे पहले कि मैं एचआरए आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ, ध्यान से बातों को सुनना। वो सारे अलाउंसेस जिसको हमने फुल्ली एग्जाम कैटेगरी में कवर किया, वो सारे अलाउंसेस जिसको हमने पार्टली एग्जाम कैटेगरी में कवर किया, इन सारे अलाउंसेस को छोड़ के, इन सारे के सारे अलाउंसेस को छोड़ के बाकी जितने भी अलाउंसेस बचे हैं डेट वन इज फुल्ली टैक्सेबल। तो फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी जो है वो रेसिड्यूरी कैटेगरी है और मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल से लिखवाए हैं, ये एग्जॉस्टेड लिस्ट नहीं है। इसके अलावा और भी अलाउंसेस आ सकते हैं जो कि टैक्सेबल है, ठीक है। उसमें मैंने आपको डेयरनेस अलाउंसेस लिखवाया बिकॉज डेयरनेस अलाउंसेस ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। सेकंड वन इज सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, लंच अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस, डेप्यूटेशन अलाउंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है। दिस ऑल आर गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। अब लास्ट पार्ट जो यहाँ पर आ रहा है डेट वन इज द एचआरए। लास्ट पार्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एचआरए। अब एचआरए की यदि हम बात करें तो एचआरए का कैलकुलेशन, एचआरए मतलब क्या, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस दैट इज द अलाउंसेस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय टू कवर अप द कॉस्ट ऑफ रेंट ऑफ हाउस, टू कवर अप द कॉस्ट ऑफ रेंट ऑफ हाउस। इज इट क्लियर, बात समझ में आई यहाँ तक। अब यदि आपको समझ में आ गया होगा तो एचआरए के केस में क्या होगा, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड लेस क्या करूंगा, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A।
लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. पॉइंट नंबर 1 HRA एक्चुअली रिसीव, और पॉइंट नंबर बी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, एंड लास्ट 40% और 50% ऑफ द सैलरी. तीनों में से जो भी लेस होगा वो आप लेस कर दीजिए, एग्जाम कर दीजिए. बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. हाउएवर HRA का जो कैलकुलेशन होगा उसके लिए जो सैलरी का मीनिंग है, सैलरी हमेशा किस बेसिस पे लेनी है हमें? सैलरी इज ऑलवेज ऑन ड्यू बेसिस. सैलरी इज ऑलवेज ऑन ड्यू बेसिस. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या है? सैलरी का कंपोजिशन क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. ठीक है, मतलब BDC, आप इसको बोल सकते हो BDC. क्या हो जाएगा? BDC. BDC का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, DNS अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट एंड कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया यहाँ तक? अब यदि आपको ये बात समझ में आ गई होंगी तो HRA का जो एग्जम्पशन क्राइटेरिया है, it's purely depend on the 4 factor, and that 4 factors are: one is the HRA actually received, second one is the composition of salary, third one is the location of the accommodation, and last one is the rent paid. इन चारों फैक्टर में से यदि कोई भी फैक्टर ड्यूरिंग द ईयर, इन चारों फैक्टर में से यदि कोई भी फैक्टर ड्यूरिंग द ईयर चेंज होता है तो आपको HRA का कैलकुलेशन सेपरेट करना पड़ेगा. आप एक साथ उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? बात समझ में आई ना बेटा? बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है. अच्छा, ये 50% और 40% का जो क्राइटेरिया, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द अकोमोडेशन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. आपका एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? एकोमोडेशन. एकोमोडेशन यदि BCCD में है तो 50%, अदरवाइज 40%. अब ये BCCD क्या है? बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली. वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट. समझ में आया क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट HRA. समझ में आया? तो ये इस तरीके से हमारा अलाउंसेस कंप्लीटली खत्म हो जाता है. कल जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और प्रॉपर वे में ये समझ में आ जाएगा. HRA के बाद, सॉरी, अलाउंसेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, डेट वन इज रिलेटेड टू, बोलो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ठीक है, इससे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जाएं, जो मैं आपसे एग्जांपल्स की बात कर रहा था वो ये इलिस्ट्रेशंस है. ठीक है, इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन मैंने आपको दे रखा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने बोला था कि एम्प्लॉयर गिविंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ऑफ ₹60 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर अ 5 चाइल्ड. अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि हम एग्रीगेट देखते हैं, एग्रीगेट नहीं देखना. यदि आप एग्रीगेट देखोगे तो ₹100 पर मंथ का आप एग्जाम्पशन दे बैठोगे, जबकि मिला सिर्फ कितना है? 60. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर मैंने आपको एक साथ अलाउंसेस दे रखे थे. मैंने कहा जी ₹3000 फॉर 3 चाइल्ड दिया, तो इस केस में आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको डिवाइडेड बाय 3 करके पर चाइल्ड का निकालना, कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर कैलकुलेशन होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 4th वन, जिसमें हर एक बच्चे को अलग अलग क्वांटम में दिया गया. किसी को ₹90 पर मंथ दिया गया, सेकेंड चाइल्ड को ₹120 पर मंथ दिया गया, थर्ड चाइल्ड को ₹80, एज द केस में भी जो भी दिया है तो उस तरीके से दिया गया. तो इस केस में आपका कैलकुलेशन पूरा का पूरा क्या हो जाता है? चेंज होता है. आपको सेपरेट करना है. बाकी तो फिर यहाँ पे इजी था. 4th और 5th और 6th भी देख लो तो बेटर है. 5th में मैंने क्या किया था? हॉस्टल और एजुकेशन को मर्ज किया था, और 6th में हमने बात की थी टूर अलाउंसेस. क्लियर है? तो ये एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ वी आर कमिंग इन टू नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब आखिर होता क्या है? तो रिटायरमेंट मतलब क्या? रिटायरमेंट इज नॉट ओनली एक्चुअल रिटायरमेंट, इट इंक्लूड डेथ ऑल्सो. ठीक है, रिटायरमेंट मीन्स डेथ, रिटायरमेंट रीचिंग अ रिटायरमेंट एज, या फिर मेंटल रिटायर्डनेस हो गई, वॉलंटरी आपने रेजिग्नेशन दे दिया. दिस ऑल आर नथिंग बट द ट्रीटेड एज रिटायरमेंट. एंड ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट जो आपको इमोल्यूमेंट्स बेनिफिट दिए जाएंगे उसे हम बोलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट. और बेनिफिट क्यों दिए जा रहे हैं? इट्स नथिंग बट द रिवॉर्ड गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रादर लॉयल्टी शोन बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर.
ठीक है, बात समझ में आई। तो लमसम अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर ऑन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट इन एक्सचेंज ऑफ लॉयल्टी सोन बाय द एम्प्लॉय टूवर्ड्स बोलो एम्प्लॉयर एज रिवॉर्ड्स। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक। हमें कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ने हैं, तो हमें मेनली पेंशन, ग्रेजुटी, लीव इंकैशमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो दोनों हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। रिट्रेचमेंट और वीआरएस जो होता है वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल बहुत रेयरली देखने मिलता है। एंड लास्ट वन इज अ प्रोविडेंट फंड। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पेंशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पेंशन मतलब क्या, कि पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड फॉर द पास्ट सर्विसेज। अब यहाँ पर पेंशन की यदि मैं बात करूँ, तो पेंशन में सबसे पहले तो यू नीड टू चेक, क्या चेक करना पड़ेगा कि पेंशन मिल किसको रही है, क्या एम्प्लॉय को मिल रही है या एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को मिल रही है। यदि एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को मिल रही है तो बेसिकली ये सैलरी हेड में कवर होने वाली नहीं है, ये आईएफओएस का पार्ट बन जाता है। और यदि ये एम्प्लॉय को मिल रही है तो फिर ये कहाँ पर जाएगी, सैलरी हेड में। ठीक है ना, बात समझ में यहाँ तक। अब यदि एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को मिल रही है, लीगल हायर को मिल रही है, फैमिली मेंबर्स को मिल रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे इज इट रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ आर्मी ऑफिसर, क्या किसको मिला है, फैमिली मेंबर ऑफ आर्मी ऑफिसर हु डाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। इफ यस देन इट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1019। कहाँ एग्जम्प्ट हो जाएगा, 1090। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर दैट आईएफओएस। और आईएफओएस में टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल फैमिली पेंशन रिसीव्ड जो भी आपकी है उसमें से आप लेस कर दीजिए अंडर सेक्शन 57 का आपका डिडक्शन। अब 57 क्या बोलता है, 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस, बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अच्छा, दिस इज द ओनली डिडक्शन, इसके अलावा आपको और कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अब यदि मैं एम्प्लॉय के पेंशन की बात करूं तो अगेन हम यहाँ पे दो पार्ट में कवर अप करते हैं। वन इज द अनकम्यूटेड पेंशन, अनदर वन इज द कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब क्या, डेट इज अ पीरियोडिकल पेंशन। कैसी पेंशन है, पीरियोडिकल। और कम्यूटेड मतलब क्या होता है, डेट इज अ लमसम पेंशन। बात समझ में आई क्या। अब यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो चलो डिटेल में फटाफट बात कर लेते हैं पेंशन की भी। अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है ना, अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सबके हाथ में वो क्या होने वाली है, टैक्सेबल। बट यदि मैं आपसे कम्यूटेड पेंशन की बात करूं तो कम्यूटेड पेंशन मतलब क्या होता है, दैट इज अ लमसम। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन देता है, क्या ऑप्शन देता है कि वो यदि चाहे तो किसी भी मोमेंट में अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करवा सकता है, मतलब एक लमसम अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। और जरूरी नहीं 100% विड्रॉल करना है, यदि आप चाहें तो कम भी विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो कम्यूटेशन मतलब लमसम पेंशन। अब लमसम पेंशन के केस में इफ कम्यूटेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट बोलती है बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, देन इट्स गोइंग टू बी एग्जम्प्ट 100% एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पर अभी कोई भी कंफ्यूजन आपको रहना नहीं चाहिए। 1010A में हम 100% क्या कर देंगे, एग्जाम। बट अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वी नीड टू चेक कि ये जो पेंशन मिल रही है, ये जो कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, ये ऐसे एम्प्लॉय को मिल रही है जिसने ग्रेजुएटी भी रिसीव की है या फिर अदर देन। ठीक है, तो इफ इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय हु इज रिसीविंग ग्रेजुएटी ऑल्सो, हु इज रिसीविंग ग्रेजुएटी ऑल्सो, क्या कहा मैंने, ग्रेजुएटी भी मिल रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपको एग्जम्पशन कितने का देंगे, 1/3 ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन। और यदि आपको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी, तो हम आपको डिडक्शन देंगे 1/2, दैट इज हाफ ऑफ द 100% ग्रेजुएट कम्यूटेड पेंशन। कैलकुलेशन कैसे होगा वापस से मैं बता दूं, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A। 1/3 या 1/2 पे ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी मिली है या नहीं मिली।
यहाँ पे मैंने कहीं पर भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि पोगा है या नहीं है, पोगा का हमारे लिए कोई रिलेवेंस ही नहीं है, हमें बस ये चेक करना है ग्रेजुटी मिल रही है या नहीं मिल रही अंडर द पेंशन, अंडर द कंसेप्ट ऑफ पेंशन, ठीक है। हाँ, जब हम ग्रेजुटी पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि वेदर दैट एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पोगा और नॉट, बट पेंशन के कंसेप्ट को सॉल्व करते समय आपको ये बिल्कुल भी चेक नहीं करना पोगा में कवर है या नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है ग्रेजुटी मिल रही है या नहीं मिल रही। यदि ग्रेजुटी मिल रही है तो 1/3 और ग्रेजुटी नहीं मिल रही तो 1/2 ऑफ द 100% कम्प्यूटेड पेंशन गोइंग टू बी एग्जाम। सर ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो गवर्नमेंट सिंपल तरीका बताती है 1/3 इंटू कम्प्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय कम्प्यूटेड परसेंटेज। कम्प्यूटेड पेंशन मतलब जो लमसम अमाउंट आपने विड्रॉल किया, कम्प्यूटेड परसेंटेज मतलब वो एग्जाम में लिखा होगा कितने परसेंट पे आपने विड्रॉल किया, इंटू 1/3। क्योंकि ग्रेजुटी भी मिल रही इसलिए मैं आपको सिर्फ 1/3 का एग्जाम्शन दूंगा, बाकी 2/3 टैक्सेबल करूंगा। बट ग्रेजुटी नहीं मिल रही क्योंकि आपके पास सिर्फ एक पेंशन का ही बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट बोलती है चलो 1/2 हम एग्जाम कर देंगे, 1/2 हम क्या करेंगे टैक्सेबल करेंगे। क्लियर है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेंशन। वापस से एम्प्लॉय को मिला या अदर देन एम्प्लॉय, अदर देन एम्प्लॉय तो कहाँ ले जाना IFRS, एम्प्लॉय को मिलेगा तो कहाँ ले जाना सैलरी। एम्प्लॉय को जब भी मिलेगा अनकम्प्यूटेड इज ऑलवेज टैक्सेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है। बट यदि मैं बात करूं कम्प्यूटेड पेंशन दैट इज लमसम अमाउंट की, तो फिर क्या हो जाएगा उस केस में हम ये चेक करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a) सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बट यदि अदर एम्प्लॉय की मैं बात करूं तो वी नीड टू चेक ग्रेजुटी मिल रही है या नहीं। यदि मिल रही है तो फिर 1/3 ऑफ द कम्प्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय कम्प्यूटेड परसेंटेज, और नहीं मिल रही तो 1/2 ऑफ द कम्प्यूटेड परसेंटेज डिवाइडेड बाय कम्प्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय कम्प्यूटेड परसेंटेज। क्लियर है, बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, ठीक है यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे ना मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगवाया था, हाउएवर इन सर्टेन केसेस द एम्प्लॉय, नहीं ये पॉइंट नहीं था, हाँ जी ये पेंशन रिसीव्ड बाय द विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड दैट इज परमवीर चक्र हो गया, इन सब की पेंशन जो हो गई दैट वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी फुल्ली एग्जाम। तो ये ध्यान रखना, ये एडिशनल पॉइंट है, ऊपर चार्ट में कवर नहीं हुआ था। सिमिलरली फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द सच विनर्स आफ्टर डेथ इज ऑल्सो एग्जाम। तो ये बस एक ये छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यदि आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है डेट इज द ग्रेजुटी। ग्रेजुटी मतलब क्या होता है, ग्रेजुटी इज नथिंग बट द उपहार, गिफ्ट, गिफ्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड को दिखाते हुए हम गिफ्ट दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं किसको, एम्प्लॉय को। कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है। अब ग्रेजुटी के केस में भी यदि मैं डायरेक्टली टैक्सेबिलिटी में कवर अप करूँ आपको, तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वन इज अ रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस एंड सेकेंड वन इज अ रिसीव्ड ऑनर आफ्टर द सर्विस, जनरली ऑनर आफ्टर द रिटायरमेंट। जनरली क्या होता है कि ग्रेजुटी जो है वो ऑनर आफ्टर द रिटायरमेंट ही रिसिप्ट होता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि एम्प्लॉय चाहे तो वो ड्यूरिंग द सर्विस भी पैसे विड्रॉल कर सकता है ग्रेजुटी फंड से, ठीक है। तो इफ रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस, इफ इट इज रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस देन इट इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट का सिंपल सा फंड है, रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो रिटायरमेंट के समय लो तो हम आपको बेनिफिट देंगे एग्जाम्शन का, बट ड्यूरिंग द सर्विस यदि आप विड्रॉल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर है, पहला क्राइटेरिया तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट आता है, इफ इट इज रिसीव्ड ऑन आफ्टर द रिटायरमेंट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो गवर्नमेंट बोलती है यू नीड टू चेक, क्या चेक करना पड़ेगा, is it received by the government employee or non government employee। if it is received by the government employee, क्या if it is received by the government employee, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे बोलो, फुल्ली एग्जाम्प्ट। अच्छा फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) irrespective ऑफ द क्वांटम, और यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। पेंशन अंडर सेक्शन 10(10) ये एग्जाम्प्ट हुआ था, और वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब होता था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड यस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बट ग्रेजुटी की मैं बात करूँ तो ये एग्जाम कहाँ होता है, 10(10) में होता है, और इसमें हम सिर्फ किसको कवर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। क्लियर है। बट इफ इट इज रिसीव्ड बाय द अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट बोलती है नाउ यू नीड टू चेक, क्या चेक करना पड़ेगा सर, वेदर दैट एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पोगा और नॉट अंडर पोगा, क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में कवर है या नहीं है।
यदि वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर है तो उसका कैलकुलेशन हमने सेपरेट रखा है, और पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं है तो एग्जाम्पशन का कैलकुलेशन सेपरेट है। बट दोनों का क्राइटेरिया सेम है। क्राइटेरिया मतलब क्या, सबसे पहले यू नीड टू राइट ग्रेजुएटी एक्चुअली रिसीव्ड लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, जो बैलेंस अमाउंट बचा डेट वन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अब एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना होगा ये हमें देखना, क्लियर है। तो एग्जाम्प्ट कितना होगा, तो हमने बोला जी एग्जाम्प्ट जो होगा, if it is covered under POGA then least of the following is going to be exempt. One is the gratuity actually received, second one is the 15/26 into last drawn salary into completed year of service or part in excess of 6 months, part in excess of 6 months और maximum rupees 20 lakh और maximum rupees 20 lakh, clear है। If it is not covered under POGA तो फिर क्या होगा, तो list of the following is going to be exempt. First one is a gratuity actually received, second 15/30 that is 1/2 into average salary into full completed year of service और maximum rupees 20 लाख। एक एक करके यदि हम इसका एनालिसिस करें तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसमें तो कभी हमें प्रॉब्लम नहीं होंगी, वो क्वेश्चन बताएगा मिला कितना। दूसरा पॉइंट जो है इफ इट इज कवर्ड अंडर पोगा, कवर्ड अंडर पोगा तो हमने कहा जी 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, 15/26। बेसिकली इसको मैं वर्डिंग में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या बोलता है, 15 डेज सैलरी फॉर ईच एंड एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब 15 डेज सैलरी कैसे लेना, तो हमने बोला जी एक दिन की सैलरी कैलकुलेट करो। अब एक दिन की सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है पर मंथ, हमने बोला 50,000, तो 50,000 डिवाइड बाय 26 कर दो। उन्होंने कहा, हमने बोला 26 क्यों, 30 क्यों नहीं, महीने में तो 30 दिन होते हैं। उन्होंने बोला 4 संडे बाहर निकालो, ऐसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ठीक है। सबसे पहले 15/26 समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। नंबर ऑफ डेज कितना लेना है 15/26। दूसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब क्या, सैलरी इमीडिएटली बिफोर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के ठीक पहले जो आपकी सैलरी है वो बताइए। और उसमें भी जो हम कंसीडर करेंगे डेट वन इज बेसिक सैलरी प्लस फुल डीए, फुल डीए दैट इज फॉर्मिंग एज वेल एज नॉन फॉर्मिंग, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ज़्यादा है तो हम उसे फुल ईयर कंसीडर कर लेंगे। इसका मतलब एग्जैक्ट 6 मंथ रहेगा तो यू नीड टू इग्नोर इट, 6 महीने से कम रहेगा तो यू नीड टू इग्नोर इट। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में भी दिया, यदि 22 साल 4 महीने या 22 साल 6 महीने तो आप कितना कंसीडर करोगे कैलकुलेशन के लिए, 22 ईयर। बट यदि 22 ईयर 7 मंथ्स हो गया या 22 ईयर 6 मंथ 1 डे है तो आपको कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 23। समझ में आया, बिकॉज पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ बोला, पार्ट इक्वल टू 6 मंथ और एक्सेस ऑफ 6 मंथ ऐसा नहीं है, पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, तो एग्जैक्टली 6 महीने तो भी यू नीड टू इग्नोर इट, ठीक है। ओके, अभी यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर जो सेकंड कंडीशन क्या बोला, 15/30 इंटू एवरेज सैलरी इंटू फुल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यस, अब 15/30 लिखो या 1/2 लिखो, इट्स वन एंड द सेम, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट सैलरी जो हमें लेना है वो कैसी लेनी है, एवरेज सैलरी। सर एवरेज सैलरी मतलब क्या, तो एवरेज सैलरी का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। देखो लिविंग कैशमेंट में जब हम पढ़ते हैं ना तो वहां पे भी एवरेज सैलरी हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ्स ही कैलकुलेट करते हैं, बट इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जबकि यहाँ पर क्या है, मंथ ऑफ रिटायरमेंट। 10 मंथ जो आपको काउंट करना है वो 10 मंथ्स कौन से, वो आप ध्यान रखिएगा, 10 मंथ्स बिफोर द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, 10 मंथ्स बिफोर द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यदि बंदा 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है तो यू नीड टू इग्नोर दिसंबर, यू नीड टू काउंट फ्रॉम नवंबर, बिकॉज मंथ ऑफ रिटायरमेंट क्या है, दिसंबर। सर वो तो 31 दिसंबर को रिटायर हुआ तो मंथ तो वैसे कंप्लीट, फिर भी कंसीडर नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको एक्सट्रीम एग्जांपल दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सर कंपोजिशन क्या होगा, तो कंपोजिशन वही होगा जो एचआरए में है, दैट इज BCD, बेसिक सैलरी प्लस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट। क्लियर है, बात सुन में आई क्या, बात सुन में आई, हाँ जी बोलिए। हाँ
नहीं 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 नहीं, बेसिक सैलरी भी 10 मंथ्स का। ये जितने इमोल्यूमेंट्स हैं ना, बेसिक सैलरी, डीए, फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, दिस ऑल आर ओनली फॉर 10 मंथ्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी। टैक्सेबिलिटी आपको दिखानी ना, टोटल इनकम आप जब कैलकुलेट करोगे तो पूरा का पूरा ले लेना, बट यहां पर ग्रेजुएटी के पर्पस के लिए सिर्फ क्या ले लेना, 10 मंथ्स। सिर्फ कौन सा वाला लेना, 10 मंथ्स वाला। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे तो बट ऑब्वियस है, क्या लेना है आपको, फुल कंप्लीटेड ईयर। पार्ट नीड्स टू बी इग्नोर। 6 मंथ वाला कंसेप्ट ही नहीं है, कोई भी पार्ट हो, 6 महीने से ज़्यादा हो, कम हो, इक्वल हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू नीड टू इग्नोर इट। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? अब यदि समझ में आ गया है तो ये हमारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लियर हो गए। बट यहाँ पर अब जो लास्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज अ लिमिट। लिमिट कितनी, मैक्सिमम 20 लाख। अच्छा, ये 20 लाख की जो लिमिट है, इट इज़ पर एम्प्लॉई एंड नॉट पर एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपको ग्रेजुएटी मिली है और आपने ऑलरेडी एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया है, तो आपकी जो 20 लाख की लिमिट है, दैट वन इज रिड्यूस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन अर्लियर क्लेम्ड। जो आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से ग्रेजुएटी का एग्जाम्पशन ऑलरेडी क्लेम कर लिया, उस अमाउंट से आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी, अप टू दैट एक्सटेंड मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ध्यान रहेगा। सपोज मैंने 12 लाख ऑलरेडी एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया है, तो अब मेरी जो मैक्सिमम लिमिट रह जाएगी, डेट वन इज ओनली 8 लाख। 20 लाख में से 12 लाख माइनस कर देना। सर दोनों के केस में ऐसा होगा? हाँ जी, दोनों केसेस में ही ऐसा है। क्लियर है? अभी यदि आपको बात समझ में आ गई तो एक लास्ट पॉइंट बस अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नो एग्जाम्पशन फ्रॉम द ग्रेजुएटी इज अलाउड इफ ही if the relationship of the employer and employee does not exist। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो हमने 10-10 प्रोविजन बनाया ना, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ठीक है? तो यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के चलते ग्रेजुएटी मिल रही है तब तो ठीक है, बट यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के चलते नहीं मिल रही है तो हम उसको कोई एग्जाम्पशन का बेनिफिट देंगे क्या? नहीं। सर एग्जांपल दे सकते हैं, यस। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इंश्योरेंस एजेंट ऑफ LIC, उनको ग्रेजुएटी मिल रही है बट दैट वन इज फुली टैक्सेबल। वाई? बिकॉज 10-10 में वो एग्जाम नहीं होगी, 10-10 में सिर्फ एम्प्लॉय ग्रेजुएटी एग्जाम है। ठीक है? इन एडिशन टू दैट मैंने एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया था। सर कौन सा? व्हाट इफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। तो उस सिचुएशन में वी नीड टू चेक, क्या ग्रेजुएटी एम्प्लॉय की डेथ के पहले ड्यू हो गई थी या नहीं हुई। मतलब मैं इसे ऐसा बोलता था कि वेदर भगवान कम फर्स्ट और नॉट, ये चेक करो। इफ भगवान कम फर्स्ट, इफ भगवान कम फर्स्ट, तो नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल हायर, एंड इफ भगवान कम सेकंड, then it's going to be taxable in the hands of employee and legal hire going to file return in a representative capacity on the basis of on the behalf of deceased employee। क्लियर है ना? ठीक है, बात समझ में? अच्छा, यहाँ तक की यदि बातें आपको समझ में आ गई है तो डायरेक्टली नोट्स में मैं आता हूँ। पेज नंबर 41 में पेंशन दिया गया। पेंशन ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ कवर करवा दिया, तो यहाँ से ऐसा सच पढ़ने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हाँ, पेंशन के केस में आप NPS ध्यान रखिएगा। NPS मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। NPS जो मैंने आपके साथ कवर किया है वो कहाँ पर कवर किया हुआ है? 80 CCD में। ठीक है, ओके, आगे बढ़िएगा। ग्रेजुएटी में ऑलमोस्ट सारी बातें आपके साथ हो चुकी है। एक लास्ट पॉइंट जो अभी अभी मैंने आपको बताया वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करवा देता हूँ। वो शायद मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में नहीं लिखवाया। पेज नंबर 42, gratuity received after the death of the employee। Our concept is very simple, whether Bhagwan come first or not। If Bhagwan come first, then nothing is going to be taxable in the hands of legal hire, and if Bhagwan come second, then employee के हाथ में भी ये टैक्सेबल हो चुका है, क्योंकि अक्रू हो चुका है, ड्यू हो चुका है, टैक्सेबल हो गया है। और टैक्सेबल हो गया है तो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो, इसी के साथ हमारा ग्रेजुएटी भी खत्म हो जाता है। एंड नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ लीव इंकैशमेंट। सर ये लीव इंकैशमेंट मतलब क्या? तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है बेटा? इंकैशमेंट ऑफ लीव, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लीव इनटू मनी, इनटू कैश। चलो ठीक है, लीव इंकैशमेंट। अब एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डिफरेंट टाइप्स की लीव देता है।
कुछ लीव होती है नॉर्मल लीव और कुछ लीव होती है पेड लीव। जो नॉर्मल लीव होती है उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में, उसके एक्सचेंज में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल लीव, जो पेड लीव होती है, पेड लीव के अगेंस्ट में आपको बेनिफिट मिलता है। अब वो पेड लीव के अगेंस्ट में बेनिफिट, मतलब वो पेड लीव को आप क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कंसेप्ट डिटेल में मैंने आपको बताया था। पेड लीव बेसिकली होती क्या है, जैसे साल भर में आपको पेड लीव 30 दी गई और आपने 30 के 30 डेज की लीव यूज ही नहीं की, तो आपकी 30 पेड लीव क्या हो जाएगी, कैश में कन्वर्ट करने के लिए रेडी रहेगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। जब भी आप चाहें आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यदि आप कैश में कन्वर्ट करते हो तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से आएगी, ये बातें हमें यहाँ पर करनी होती है। तो बेसिकली दो केसेस है। पहला कि आपने जो लीव इन कैश करवाई वो ड्यूरिंग द सर्विस करवाई है या फिर ऑन और आफ्टर द रिटायरमेंट। यदि आप उसे ड्यूरिंग द सर्विस करवा रहे हो, यदि आप उसको ड्यूरिंग द सर्विस करवा रहे हो, देन इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल। फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, समझ में आया। बट यदि आपने उससे ऑन और आफ्टर द रिटायरमेंट करवाया है तो उस सिचुएशन में अब बातें अलग होगी। सर कैसी बातें होगी, चलो ज़्यादा टफ नहीं है, करके इसको ख़त्म करते हैं। ड्यूरिंग द सर्विस वो तो फुल्ली टैक्सेबल, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या, ऑन और आफ्टर द रिटायरमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है। इफ़ यस देन इट इज़ गोइंग टू बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(10)(a). और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ पर मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्या मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा बाकी सबको मिलेगी तो क्या होगा, अदर एम्प्लॉय के केस में हम क्या बोलते हैं, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड लेस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(10). लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड 10 मंथ सैलरी और बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट इनटू एवरेज सैलरी डिवाइड बाय 30 और मैक्सिमम ₹3 लाख विच एवर इज लेस गोइंग टू बिकम एग्जाम। बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सॉरी, समझ में आया यहाँ तक क्या, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड और 10 मंथ सैलरी। अब ये 10 मंथ सैलरी कौन सी बताओ तो जरा। सर 10 मंथ इमीजिएटली बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायर हुआ उसके ठीक पहले वाले 10 मंथ्स लेना है। प्लस सैलरी का कंपोजिशन क्या होगा, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर जो एवरेज सैलरी लेना है वो क्या लेना है, तो आप सिंपली जो बी में आपने कैलकुलेट किया 10 मंथ सैलरी डिवाइड बाय 10 कर देना, तो आपकी एवरेज सैलरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। अब बात आती है बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैसे निकाले। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस लीव मतलब क्या, टोटल लीव आपको मिली कितनी, उसमें से आपने यूटिलाइज कितनी की, जो बैलेंस बची डेट वन इज अ बैलेंस लीव, है ना। बट यहाँ पर हमें बैलेंस लीव जो निकालना है वो कैसे निकालना है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम कितना बोलता है, अलाउ, सॉरी 30 डेज, 30 डेज बोलता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज नथिंग बट द लीव, बोलो, लीव ड्यू पर एनम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30 डेज इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, फुल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एनी पार्ट ऑफ द ईयर शुड बी इग्नोर। लेस क्या करेंगे, लीव अवेल्ड, लेस क्या करेंगे, यदि आपने ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर कुछ इनकैश करवा ली वो भी माइनस कर लो, तो अब जो बचा डेट वन इज अ बैलेंस लीव, बैलेंस लीव मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी डिवाइड बाय 30, सिंपल। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर बहुत केयरफुली सॉल्व करना है, यदि क्वेश्चन आता है और यदि आपको डायरेक्टली उसने बैलेंस लीव दे दी है तो हो सकता है कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। जो बैलेंस लीव दी गई है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट ना हो, एक्चुअल नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि पहले आप बैलेंस लीव का नॉर्मल फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लें, लीव अवेल्ड, और उसके बाद बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। अभी यदि समझ में आया तो 3 लाख की लिमिट यहाँ पर जो दी गई है डेट इज पर एम्प्लॉयर या पर एम्प्लॉय, पर एम्प्लॉय। मतलब यदि अर्लियर एम्प्लॉयर से आपको लीव इनकैशमेंट मिला है और आपने एग्जाम्पशन क्लेम किया है तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है उस एग्जाम्प्टेड अमाउंट से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई क्या। अच्छा, लीव सैलरी यदि डेट इज
आपका जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के फैमिली मेम्बर्स को मिल रही है, लीगल हायर को मिल रही है, तो फिर फुल्ली एग्जाम्प्ड, फुल्ली एग्जाम्प्ड। अब इसमें एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा रखा था वो आप हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपसे गलती हो गई थी वहाँ। कौन सी है? इलिस्ट्रेशन नंबर 2, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 जो है उसको इम्पोर्टेंट मार्क करना और एग्जाम के पहले उसे देख के जाना, ताकि वो सेम गलती आप ना करें, ठीक है। सिर्फ इसमें डिफरेंस कहाँ आता है कि बैलेंस लीव जो है वो आपको रेडीमेड अवेलेबल रहती है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने दी जाती है। आपको बैलेंस लीव यूज़ करके मिसिंग फिगर निकालना, आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए जो रिलेवेंट है दैट मीन इज अ बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक आपके रिटायरमेंट बेनिफिट जो हमारे मेन थे वो सारे हमने ख़त्म कर लिए। कल जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, तो हम रिट्रेचमेंट बेनिफिट इंक्लूडिंग वीआरएस, प्रोविडेंट फंड और परक्विजिट, इतना करेंगे और उसके फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? जितना आज मैंने आपको पढ़ाया उतना पूरा आप रिवाइज कर लीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 एट द सेम टाइम उसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो कर लीजिए, तो मैं आपसे एग्रीगेट क्वेश्चन आपके साथ फिर मैं डील कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।